नमस्कार भाई, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे इस क्विक रिवीजन सेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस बायो के, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था। दूसरा, इस वाली पीडीएफ को मैं अपलोड करा दूंगा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर। बाकी व्हाट्सएप चैनल के लिए आप ये वाला जो क्यूआर कोड है पीछे लगा हुआ है मेरे, इसको आप स्कैन करने के बाद में व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूंगा आपसे इस वाले प्रश्न की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि अधिकांश कशेरुकीय समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। हालांकि इनमें से एक समूह अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्प में से उसे उस समूह की पहचान करें। हमारे अगर ह्यूमन बॉडी की मैं आपसे बात करूंगा, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो 2 बार होता है, यानी कि हृदय से रक्त 2 बार गुजरता है। अगर मैं बात करूंगा रेप्टाइल्स की, तो इसमें भी होता है। अगर मैं बात करूंगा बर्ड्स की, तो इसमें भी होता है डबल सर्कुलेशन। एम्फीबियन की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें होता है पार्शियल पार्शियल डॉल सर्कुलेशन होता है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों फिश की, तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए जी। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? आप सभी को अच्छे से पता है कि जब डोनर की बात आती है तो ओ ब्लड ग्रुप का नाम आता है। बट यहां पर आरएच फैक्टर की वजह से ब्लड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आपको याद आ रहा होगा, वीनर नाम के वैज्ञानिक ने रीसस नामक मंकी में आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था। तो आरएच फैक्टर जिस ब्लड में होगा वो ब्लड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आरएच फैक्टर नहीं है, ब्लड नेगेटिव होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ओ में भी कौन सा जो है वो यूनिवर्सल डोनर होगा, तो ओ नेगेटिव होगा, यूनिवर्सल डोनर। आगे बात समझ में। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? तो तब आपका आंसर होगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर का, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, स्फिंगमोमैनोमीटर का, या फिर यूरिनोमीटर का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्फिंगमोमैनोमीटर हो जाएगा, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है? अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो 4 चैम्बर वाला होता है हमारा जो हार्ट होता है। बट 3 चैम्बर वाला किसका होता है? तो देखो ध्यान से, यहां अगर हम बात करेंगे आपसे, तो भाई साहब फिश के अंदर 2 चैम्बर होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम होता है। यानी एक अलिंद और एक निलय होता है। किसमें? मछली में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूंगा रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की, रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं? रेंगने वाली जीव आते हैं। एम्फीबियन में कौन आएगा? मेढक आएगा। ठीक है ना, एम्फीबियन में क्या आएगा? मेढक आएगा। मेढक के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो टोड आएगा इसमें, एम्फीबियन में। इनमें 3 चैम्बर होता है, यानी कि इनमें एट्रियम होते हैं 2, जबकि वेंट्रिकल होता है 1। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा मैमल्स और बर्ड्स की, यानी कि पक्षी और स्तनधारियों में 4 कक्षी होता है। मगरमच्छ की अगर हम बात करेंगे, तो मगरमच्छ में भी जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। आगे बात समझ में। छिपकली की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो छिपकली में 5 चैम्बर का होता है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा चैम्बर किसके हैं, सबसे ज्यादा जो चैम्बर है ना वो पाए जाते हैं कॉकरोच में, और वो होते हैं 13। इस वाले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। मछलियों में रक्त परिसंचरण के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, करेंगे जी। ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू द गिल्स। निलय से रक्त केवल गलफड़ों में जाता है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ब्लड इज सेंट फ्रॉम द गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। गलफड़ों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। द 2 चैम्बर हार्ट प्रोवाइड्स डबल सर्कुलेशन। यही गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि सिंगल सर्कुलेशन होता है मछली में, मेढक में होता है पार्शियल, ह्यूमन में होता है प्रॉपर डबल सर्कुलेशन। तो यहां पर ये सिंगल डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। दिल की धड़कन का पता लगाने में कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेथोस्कोप का किया जाता है, थर्मोमीटर का किया जाता है, या फिर
हाँ जी। दिल की धड़कन का पता लगाने में कौन सा उपकरण सहायक है? कौन सा उपकरण सहायक है? इस वाले प्रश्न में कह रहा है स्टेथोस्कोप है, थर्मोमीटर है, स्पायरोमीटर है या फिर स्फिंगमोमेनोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है हमारे हृदय का सिकुड़ना, डायस्टोल का मतलब होता है हमारे हृदय का फैलना। तो कह रहा है कि सिस्टोल प्रेशर कितना होता है और डायस्टोल प्रेशर कितना होता है हमारे हृदय का, क्या नाम है, हमारे ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120/80। अगर इससे कम जा रहा है तो बीपी लो, इससे ज्यादा जा रहा है तो बीपी हाई। ओके, चलिए जी। अच्छा, उसमें आप याद रखना, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था उसको लेकर के, छिपकली को लेकर के, उसमें 3 चैम्बर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम चयन करें। ठीक है, 3 कक्षीय किसमें होगा? देखो, कबूतर में कितने होगा? 4 चैम्बर। मछली में कितना होगा? 2 चैम्बर। टाइगर में कितना होगा? ये एनिमल की कैटेगरी में आएगा, इसमें भी 4 हो जाएगा। स्लामेंडर की अगर मैं बात करूंगा तो स्लामेंडर की में कितने कक्षीय होगा? इसमें 3 कक्षीय होगा, डी का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर का हृदय 2 कक्षीय होता है? किस जानवर का हृदय 2 कक्षीय होगा? ठीक है, बर्ड्स का, मैमल्स का, क्रोकोडाइल का, इन सब का 4 चैम्बर होता है, मछली का 2 चैम्बर होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त के प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन है और इसमें प्रोटीन कम होता है ना? डब्ल्यूबीसी है, लिम्फ है, आरबीसी है या फिर प्लेटलेट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको बताना है। लिम्फ यानी कि जो लसिका होती है, लसिका की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें प्रोटीन कम होता है, यानी टिश्यू से ब्लड का जो लिक्विड बाहर निकल आता है उसको लसिका कहा जाता है। ठीक है, रंगहीन होता है, इसमें प्रोटीन कम होता है। अधिकांश जानवरों में गति निम्नलिखित में से किस यंत्र की समन्वित गतिविधि है? मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? ओनली स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, ओनली मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, ओनली नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इस वाले प्रश्न का आपको क्या लग रहा है? सी हो जाएगा। मतलब हम अगर चल पा रहे हैं, गति कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से? हमारी मांसपेशियों की वजह से, हमारे कंकाल तंत्र की वजह से और नर्वस सिस्टम की वजह से। क्योंकि रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? नर्वस सिस्टम करेगा। ठीक है, चलिए जी। तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है? क्या करना चाहिए भाई साहब, है ना? पहला ऑप्शन है अप्लाइंग अ पेन रिलीवर ऑइंटमेंट, यानी दर्द निवारक मरहम लगाना। पैरों को बर्फ के पैक से रगड़ना, गर्म पैड से हल्की मालिश करना, गर्म मीठा दूध या चाय पीना। मतलब कि कहना चाह रहा है इसमें हेल्दी वाला दूध पीना है। गर्म पैड से क्या करना? मालिश करना, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो पाए और रिलैक्स फील हो पाए। स्वैच्छिक मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना? जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। पहले ऑप्शन में दे रहा है। दूसरे में कह रहा है इन मांसपेशियों को कंकाल की मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये मांसपेशियां बारी बारी से हल्के और गहरे रंग की पट्टियां दिखाती हैं। ये ज्यादातर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 33 की बात करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक ऊतक मरम्मत में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर? एरियोलर है, टेंडन है, कार्टिलेज है या फिर लिगामेंट है? कौन सा ऊतक मदद करता है? एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे हड्डियों के ट्रीटमेंट में कौन मदद करता है, तो तब आपका आंसर होगा जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है ना, वो काम करती है। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट। बाकी लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट के द्वारा हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है ना? और टेंडन क्या होता है? टेंडन के द्वारा मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। वसा को संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है, आपको पता होगा। ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? हमारा ब्लड आ जाता है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा एरियोलर ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू है या फिर एडिपोज टिश्यू है। फैट जो स्टोर होता है ना वो एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होता है, ठीक है ना, उसमें स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती हैं जो निम्न से बनी होती हैं। यानी कि कह रहा है कि जो बोन सेल्स होती हैं, है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस की। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशी कोशिकाएं क्या दिखाती हैं, ठीक है ना, लॉस ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ एथेनॉल, एक्यूमुलेशन ऑफ पायरुवेट, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। लेकिन अगर वही मैं आपसे बात करूंगा किसकी, हमारी मांसपेशियों की, तो हमारी मांसपेशियों में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और लैक्टिक एसिड जब हमारी मांसपेशियों में बढ़ जाता है तो लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से हमें थकान महसूस होती है। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हमें थकान कब महसूस होती है, जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। वैसे अगर हम देखेंगे बच्चे में कितनी होती है, जन्म के समय 300 के आसपास होती हैं। फिर ना हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं, डिफ्यूज होती चली जाती हैं और फिर वो कम होती चली जाती हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, वयस्क व्यक्ति के अंदर जो हड्डियों की संख्या वो कितनी होगी, 206 होगी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फीमर बोन। मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इचियम और प्यूबिस के जुड़ने से बनता है? दरअसल में इलियम, इचियम और प्यूबिस की अगर मैं बात करूंगा तो ये पाई जाती हैं हड्डियां कहाँ, ये हमारे कूले में पाई जाती हैं, हिप बोन जॉइंट बोला जाता है इसको। खास करके अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो ये पेल्विस ग्रिडल में होती है, ठीक है ना। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट, जिसे स्नायु कहा जाता है। देखो ध्यान से, मान के चलो ये दो हड्डियां हैं, तो सबसे पहले इन दोनों हड्डियों पर ऐसे यूं एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होगी। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। यहां एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, लिक्विड भरा हुआ होगा, इसे क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है इसको। इस साइनोवियल फ्लूइड को रोकता कौन है, तो यहां इसे रोकता है क्या, तब आपका आंसर होगा लिगामेंट। ये हो गया जी जॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है ना, साइनोवियल फ्लूइड, तो बोलते हैं गांव में जी ग्रीस कम हो गया हड्डियों का, ठीक है, और ये हड्डियां फिर आवाज भी करने लगती हैं। अच्छा, कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि जो है हड्डियां जो हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, आवाज आई, आपको सुनाई दी आवाज? अच्छा चलो आप करके देख लेना। तो जॉइंट पे ये आवाज किसकी होती है? दरअसल में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस मिलता है, किसको, लिगामेंट को, हड्डियों के जॉइंट को, तो हल्का सा उसमें स्पेस क्रिएट होता है। तो ऐसा साइंस का कहना है कि नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं, तो नाइट्रोजन के जो बुलबुले बनते हैं ना वो फूटते हैं, उसकी आवाज आती है। गतिशील जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला चिकनाई द्रव्य क्या कहलाता है? देखो, पिछले अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था, आई थिंक वही यहां पर इन्होंने दे दिया कि हड्डियों के जोड़ पर जो इनको मूवेबल या मूवमेंट आसान बनाने वाला जो फ्लूइड है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों, श्लेष्म द्रव्य कहा जाता है या साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 300 के आसपास हड्डियां होती हैं जन्म के समय। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
ह्यूमरस है, फीमर है, मैलस है, स्टेपीस है। इटेप स्टेपीस, मैलस और एक और होती है इनकस। ये हड्डियां हमारे कान में पाई जाती हैं। और कान में भी कौन से भाग में होती हैं? तो तब आपका आंसर होगा मध्य कान में ये हड्डियां पाई जाती हैं। और इन हड्डियों का काम क्या होता है? साउंड को आउटर ईयर से इनर ईयर की तरफ भेजना, क्योंकि कहां पर होती हैं? बीच में होती हैं। ठीक है। मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? ठीक है ना। कौन सा वर्गीकरण सही है, कौन सा सही है? देखो, मेरे हिसाब से माथे में जो हड्डियां होती है ना, फोर हेड की बात कर रहा है, ठीक है। फोर हेड में जो हड्डियां होंगी ना, वो कितनी होगी? मतलब कि क्रेनियम बोन जो होती है, ये होती है 8, ये सही है। चेहरे में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। कान में हड्डियां होती हैं 6। हायोइड हड्डी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर होती है? ये होती है सर जीभ के नीचे या जीभ के आधार पर। अगर आपसे यही ऐसे पूछा जाता है कि हमारी जो जीभ है वो कौन सी हड्डी पर टिकी हुई होती है, तो आपका आंसर होगा हमारी जो जीभ है वो हायोइड बोन पर टिकी हुई होती है। ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगले सेशन में मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे करियर विल के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।